रेसलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां आपको सक्सेसफुल होने के लिए एक अच्छी स्टोरी और कैरेक्टर डेवलपमेंट की जरूरत होती है और अगर आप इस मोमेंटम को बैलेंस करने में फेल हो जाते हैं तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे और WWE भी आपको पुश देने के बावजूद भी बचा नहीं पाती। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन WWE के स्टार्स की जिन्हें कंपनी ने तो पुश दिया पर अपने मोमेंटम को वे आगे नहीं ले जा पाए और फैंस के साथ कनेक्ट नहीं हो पाए। तो प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। नंबर 8 पे आते हैं फारूक। रॉन सिमंस WWE से पहले WCW में थे और वहां पर वे ज्यादा सक्सेसफुल थे, जहां पर WCW में उन्होंने बिग वैन वेडर को हराया था और वे फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बने थे, जहां वे ज्यादा मेन इवेंट स्टोरी लाइंस का पार्ट थे। पर WWE आने के बाद उन्हें फिर से एक खराब गिमिक दे दी गई थी, जो उस टाइम पर WWE की सबसे खराब आदत थी, जहां वे अपने क्रिएटिव कंट्रोल को सुधारने के बजाय रेसलर्स को नौटंकी बना देते थे और उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि ये रेसलर्स नहीं है बल्कि किसी थर्ड क्लास नाटक में काम करने वाले हैं। और फिर फारूक ने अपने WWE के शुरुआती सालों में नेशन ऑफ डोमिनेशन स्टेबल बनाया था, जो नेशन ऑफ इस्लाम और ब्लैक पैंथर से इंस्पायर था, जो अफ्रीकन अमेरिकन लोगों का ग्रुप रहता है। यहाँ पर फारूक उनके कंट्रोवर्शियल ग्रुप के लीडर थे और वे आमिर जॉनसन के साथ एक फ्यूड में थे। फिर अंडरटेकर के साथ वे WWE चैंपियनशिप मैच भी रेसल करते किंग ऑफ द रिंग में, जो फारूक की फर्स्ट टाइटल अपॉर्चुनिटी थी और WWE उन्हें एज अ स्टार टेस्ट कर रहा था। पर उस टाइम के हिसाब से फारूक के अंदर वो काबिलियत उभर कर नहीं आ पाई थी। जहां पर उनके नेशन के मेंबर रॉकी माइविया द रॉक को व्यूवर्स ज्यादा पसंद करने लगे थे। फिर रॉक और फारूक की राइवलरी स्टार्ट हो जाती है, जहां पर फारूक को रॉक से जेलस बताया गया था, पर यहाँ रॉक को मेन इवेंट पुश मिला था, फारूक को नहीं। फारूक यहाँ पर एज अ सिंगल सुपरस्टार फेल हो गए थे। फिर इसके बाद फारूक और ब्रैडशॉ ने अपनी एक टैग टीम बनाई थी जिसका नाम था एकोलाइट्स और यहाँ फारूक WWE के रेगुलर टैग टीम्स में परफॉर्म करने लगे थे और वे एटीट्यूड एरा के टाइम पर टैग डिविजन्स के सुपरस्टार के तौर पर स्टैब्लिश हो गए थे। 2000s में उन्होंने अपनी टीम का नाम बदलकर रखा एकोलाइट्स प्रोटेक्शन एजेंसी और 2004 तक वे फैन फेवरेट्स बन के परफॉर्म करते रहे और उस टाइम तक फारूक एक लेजेंड हो चुके थे। फारूक रॉन सिमंस WWE के मेन इवेंट सुपरस्टार तो नहीं बने, पर वे टैग डिविजन्स में कामयाब रेसलर बन के उभरे थे और उनके इस अचीवमेंट्स को देखते हुए उन्हें WWE ने अपने हॉल ऑफ फेम क्लास 2012 में शुमार किया था और वे रेगुलरली स्पेशल इवेंट्स पर दिखते रहते हैं, जहां पर वे अपने कैच फ्रेज डैम के लिए फेमस हैं। नंबर 7 पे आते हैं सावियो वेगा। WWE के 90s में ऐसे बहुत सारे रेसलर्स आए थे जिन्हें WWE ने हर भरसक कोशिश करी कि वे फैन से कनेक्ट हो, पर कुछ उसमें कामयाब हुए, कुछ नहीं हो पाए और उनमें से एक फेल्ड रेसलर थे सावियो वेगा। सावियो वेगा WWE में आने से पहले ना जाने कितने रेसलिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंडर रेसल कर चुके थे और अपने इन अचीवमेंट्स के चलते उन्हें WWE ने 93 में साइन किया था और उन्हें एक निंजा की गिमिक दी गई थी जिसका नाम था क्वांग। ये कैरेक्टर निंजा था या पावर रेंजर, ये समझना थोड़ा मुश्किल है। क्वांग को एज अ हील लॉन्च किया गया था और वे अनडिफिटेड थे और उनकी स्ट्रीक को WWE चैंपियन ब्रेट हार्ट ने तोड़ा था, जो नॉन टाइटल मैच था। पर यहाँ क्वांग WWE चैंपियन के साथ मैच में थे, पर 95 तक उनका ये कैरेक्टर फेल हो गया था। तो उसी साल वे फिर वापस आए थे, इस बार रेजर रेमोन के बचपन के दोस्त बनकर, जिसका नाम था सावियो वेगा। जहाँ 95 किंग ऑफ द रिंग के वे फाइनल्स में थे पर हार गए थे। फिर वे रेजर रेमोन के साथ बहुत सारे टैग मैचेस में दिखे थे, पर यहाँ रेजर रेमोन ने उनके साथ टैग टीम में परफॉर्म करने से मना कर दिया था। फिर सावियो का फ्यूड यहाँ पर हुआ था स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के साथ, जहां पर उनके सीरीज ऑफ मैचेस हुए थे, जहां पर वेगा को डोमिनेटिंग भी दिखाया गया था ऑस्टिन के खिलाफ, पर वो सिर्फ ऑस्टिन के कैरेक्टर को आगे मेजर स्टार बनाने का प्लान था। यहाँ पर सावियो ने सिर्फ उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया था, जहां ऑस्टिन किंग ऑफ द रिंग जीतने के बाद WWE के मेजर स्टोरीज का पार्ट बन गए थे। फिर सावियो मिड कार्ड फ्यूड्स तक ही सीमित रह गए थे। फिर नेशन ऑफ डोमिनेशन का वे हिस्सा थे, पर वहां पे भी उनका रोल छोटा था। फिर अपने आखिरी के सालों में वे टैग टीम्स में परफॉर्म करने लगे थे। फिर धीरे धीरे करके वे कमेंट्री करने लगे थे स्पेनिश लैंग्वेज में और उनका करियर सितंबर 99 तक एंड हो गया था। सावियो वेगा अंडरटेकर के ग्रुप का हिस्सा थे जिसका नाम था बोन स्ट्रीट क्रू। उनके खास दोस्तों में से वे एक है और सावियो ने उनका रिटायरमेंट स्पीच भी अटेंड किया था। नंबर 6 पे आते हैं कीन शेमरॉक। शेमरॉक का एटीट्यूड, पर्सनालिटी और उनका खतरनाक फाइटिंग स्टाइल ऐसा था कि उन्हें वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस मैन कहा जाता था और वे MMA बैकग्राउंड से थे और MMA में वे ज़्यादा पॉपुलर है ना कि अपने WWE करियर के लिए। पर WWE में वे जितने सालों तक भी रहे थे उन्होंने वहाँ पर भी अपनी एक कल्ट फॉलोइंग बनाई और वे बहुत सारे 2K वीडियो गेम्स में भी एज अ प्लेएबल कैरेक्टर अवेलेबल रहे हैं। शेमरॉक को WWE में बहुत बड़ी हाइप के साथ लाया गया था उनके UFC के फेम को देखते हुए और वे ऑस्टिन वर्सेस ब्रेट हार्ट के मैच में रेफरी थे और उस टाइम पर WWE अपने प्रोडक्ट को बदल रहा था, जहां पर रेसलर्स अपनी रेसलिंग एबिलिटी तो दिखाएं पर साथ में वे अपनी प्रोमो स्किल्स और स्टोरी क्रिएशन को भी दिखाएं, जो फैंस में एंटरटेनमेंट वैल्यू को बढ़ाने में कारगर साबित हो। WWE यहां पर शेमरॉक को यूटिलाइज नहीं कर पाई थी अच्छे से, जहां पर उन्हें खतरनाक तो दिखाया पर उन्हें WWE वैसा ब्रेक थ्रू नहीं दिला पाया था जैसे रॉक, ट्रिपल एच, ऑस्टिन और मिक फोली को WWE ने दिखाया था। शेमरॉक ने रॉक को भी खतरनाक टक्कर दी थी, पर यहाँ पर देखते देखते रॉक WWE के मेजर स्टार बन गए थे और शेमरॉक मिड कार्ड तक ही सीमित रह गए थे।
तो WWE के ओरिजिनल रॉक कीन शेमरॉक थे, ना कि ड्वेन द रॉक जॉनसन। शेमरॉक की वेडर के साथ भी अच्छी राइवलरी देखने को मिली थी, पर वेडर के साथ तो और बुरा हुआ था। शेमरॉक ने इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल और किंग ऑफ द रिंग भी जीता था, पर फिर भी WWE उन्हें यूटिलाइज नहीं कर पाया था उनकी स्किल्स को देखते हुए, और अंडरटेकर की मिनिस्ट्री के खिलाफ भी वे अकेले लड़ते दिखे थे। पर फिर यहाँ शेमरॉक ने अपनी रिलीज की मांग कर दी WWE से, और मिक्स मार्शल आर्ट्स में रहने का उन्होंने फोकस किया था। शेमरॉक ने अपने WWE में बिताए सालों के लिए एक कल्ट फॉलोइंग गेन करी है, और उनकी फिजिक और उनका एग्रेशन फैंस आज तक नहीं भूल पाए। नंबर 5 पे आते हैं स्टीव ब्लैकमैन। स्टीव ब्लैकमैन के WWE करियर को हम फेलियर नहीं कह रहे हैं। WWE में उन्होंने सक्सेस अचीव करी है। ब्लैकमैन ने WWE में 6 बार हार्डकोर टाइटल जीता है, जहां पर वे अपनी मार्शल आर्ट्स और फाइटिंग स्टाइल के लिए फेमस थे, और रियल लाइफ में वे इतने टफ थे जहां पर एक बार एयरपोर्ट पे उन्होंने JBL को रियल में मारा था, और वे अपनी अल्टीमेट टफनेस के लिए बैक स्टेज काफी जाने जाते थे। स्टीव ब्लैकमैन को भी इनिशियली WWE में एक बहुत बड़ी हाइप के साथ लाया गया था, जहां पर उन्होंने रॉक को हराया था, और उनका शेन मैकमैन के साथ समरस्लैम का मैच यादगार है। पर इसके बाद वे मिड कार्ड फ्यूड्स में रह गए थे, और WWE के टॉप स्टार्स की गिनती में नहीं आ पाए, पर उनका प्रेजेंस मिड कार्ड फ्यूड्स में अच्छा था। पर 2001 में एक इंजरी होने के कारण उन्हें अपने कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज कर दिया गया था। और यहाँ पर अभी तक जितने भी स्टार्स को मैंने मेंशन किया है, स्टीव ब्लैकमैन ने भी अपनी एक लेगेसी और कल्ट फॉलोइंग बनाई, और वे बहुत सारे पॉडकास्ट में आते रहते हैं जहाँ पर उन्होंने अपने करियर के बारे में बात करी, और फैंस के बीच अभी भी वे बहुत पॉपुलर हैं, जहाँ पर उनका हार्ड हिटिंग मार्शल आर्ट्स और रेसलिंग स्टाइल और WWE के उनके मेमोरेबल मोमेंट्स फैंस मिस करते हैं। नंबर 4 पे आते हैं जॉनी द बुल स्टैम्बोली। जॉनी द बुल ने अपना प्रोफेशनल रेसलिंग करियर WCW से शुरू किया था, जहां पर वे नेचुरल बॉर्न थ्रिलर्स का पार्ट थे। पर 2001 में जब WCW को WWE ने परचेस कर लिया था, तब जॉनी के कॉन्ट्रैक्ट को भी WWE ने खरीद लिया था, जहां पर वे अलायंस का हिस्सा थे। फिर उन्हें OVW डेवलपमेंटल टेरिटरी भेजा गया था, जहां पर वे अपनी रेसलिंग एबिलिटी को और उभार सकें। और मेन रोस्टर में वापस आने के बाद उन्होंने हार्डकोर टाइटल में ब्रैड शॉ को हरा दिया था, और उसी रात को पर वे उसे वापस हार गए थे। फिर जेफ हार्डी को उन्होंने हरा दिया था, पर टॉमी ड्रीमर से वे कुछ सेकंड्स के बाद फिर हार गए थे। और यहाँ पर फैन रिएक्शन स्टैम्बोली को अच्छा मिलने लगा था, जहाँ पर जॉनी ने कुछ ओवर द टॉप और मूव्स शो किए थे, जिसमें जमाल, जो ऑलमोस्ट 400 पाउंड्स के रेसलर थे, उन्हें उठाकर उन्होंने शोल्डर प्रेस किया था। और ऐसे परफॉर्मेंस के बाद भी WWE उन्हें यूटिलाइज नहीं कर सका, और 2003 में उन्हें फिर हील बना दिया गया, जहां नेंजियो चक पोलम्बो के साथ उन्होंने फुल ब्लडेड इटालियन फैक्शन बना लिया था, जहां पर वे टैग टीम्स तक ही सीमित रह गए थे। फिर नवंबर 4, 2004 को उन्हें अपने कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज कर दिया गया था, और उस टाइम पर रॉ और स्मैकडाउन में इतना खतरनाक कॉम्पिटिशन था कि ना जाने कितने टैलेंट्स WWE में यूटिलाइज ही नहीं हो पाए थे, जहां पर कुछ प्रॉमिस दिखाने के बाद भी उन्हें WWE नहीं रख पाया था। नंबर 3 पे आते हैं टायसन टॉम को। WWE में एक और जाइंट टायसन टॉम को आए थे, जहां पर उन्हें क्रिश्चियन के बॉडीगार्ड के रूप में लाया गया था। वे बड़े और अच्छे तो थे, पर उनके साथ फैंस का कनेक्शन नहीं बन पाया था। जैसा किसी समय केविन नैश को शॉन माइकल्स के बॉडीगार्ड के रूप में लाया गया था, और बटिस्टा को डीवॉन के साथ दिखाया गया था। यहाँ पर टॉम को फैन से वो रिएक्शन नहीं मिला था जैसा किसी टाइम पर केविन नैश और बटिस्टा को मिला था, पर यहाँ WWE उन्हें अलग तरह से प्रेजेंट कर सकता था। टॉम को भी OVW के 2002 का ही पार्ट थे, और उन्हें क्रिश्चियन के साथ दिखाया गया था। फिर 2005 ड्राफ्ट के बाद उन्हें मॉन्स्टर्स हील बताया गया था, जहाँ पर वे बहुत सारे जॉबर्स को हराते हैं, पर लगातार 2 हफ्तों तक जॉन सीना से हारने के बाद उन्हें फिर से टैग टीम्स में डाल दिया गया था, जहाँ पर उन्हें सिनिट्स्की के साथ पेयर किया गया था, पर वे वहाँ पे भी फेल हो गए थे। 2006 में उन्हें WWE से रिलीज कर दिया गया। इसके बाद टॉम को ने ऑल जापान प्रो रेसलिंग में परफॉर्म किया था, जो लिमिटेड था। फिर TNA में उन्होंने क्रिश्चियन के साथ फिर से यूनाइट किया, और वहां पर उन्होंने टैग टीम्स में सफलता हासिल करी, और करंटली वे पर्सनल ट्रेनर है। टॉम का अपीयरेंस गॉड ऑफ वॉर के मेन कैरेक्टर क्रेटोस से काफी मिलता जुलता है। नंबर 2 पे आते हैं मॉर्डिकाई। केविन मैथ्यू फर्टी को भी WWE में हाई होप्स के साथ लाया गया था, जहां पर उनका कैरेक्टर का नाम था मॉर्डिकाई, और वे एक तरह के कल्ट को फॉलो करने वाला बंदा था, जो अंडरटेकर की मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस वाले कैरेक्टर से ही इंस्पायर्ड था। मॉर्डिकाई का आइडिया विंस मैकमैन को काफी पसंद आया था, और जजमेंट डे 2004 में मॉर्डिकाई ने अपना डेब्यू किया था, जिसमें उन्होंने स्कॉटी टू हॉटी को हराया था, फिर बॉब हॉली को ग्रेट अमेरिकन बैश पर। फिर उन्हें WWE ने एक बड़ा स्टेप दिया, जहां पर उनका और रे मिस्टीरियो का फ्यूड हुआ था, जहां पर स्मैकडाउन में वे मिस्टीरियो से हार गए थे, और यहाँ पर WWE मॉर्डिकाई और अंडरटेकर की स्टोरी प्लान कर रहा था कि दोनों का कैरेक्टर सिमिलर था, और 2 सुपरनैचुरल कैरेक्टर्स का क्लैश यहाँ पर देखने को मिल सकता था। और उस टाइम पर अंडरटेकर बहुत सारे नए टैलेंट्स को मौका दे रहे थे, और वे हाइडेनराइक जैसे रेसलर के साथ भी फ्यूड में थे, पर हाइडेनराइक यहाँ फेल हो गए थे। WWE ने मॉर्डिकाई और टेकर की राइवलरी को बड़े पैमाने पर क्रिएट करने का विचार भी किया था, जहां पर मॉर्डिकाई टेकर की ही फैमिली का पार्ट होते, पर रियल लाइफ में केविन एक बार फाइट में इन्वॉल्व हो गए थे, और उनका हार्डकोर हॉली के साथ भी झगड़ा हो गया था बैक स्टेज, और हार्डकोर हॉली रियलिटी में काफी टफ थे। पर कुछ रूमर्स ऐसे भी निकल कर आए थे कि अंडरटेकर ने पर्सनली मॉर्डिकाई के कैरेक्टर को पसंद नहीं किया था, जिसकी वजह से उनके कैरेक्टर को WWE की प्रोग्रामिंग से हटा दिया गया था। फिर WWE को भी मॉर्डिकाई के कैरेक्टर से कोई उम्मीद नहीं लगी थी।
और उन्हें फिर से OVW डेवलपमेंटल टेरिटरी भेज दिया गया था और उनके इस कैरेक्टर का फेलियर का कारण था उनका और फैंस का कनेक्शन जो नहीं बना था। हालांकि कुछ फैंस की उम्मीद थी कि अगर मॉर्डिकाई और टेकर किसी स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व होते तो उनके बीच अच्छा मुकाबला देखने को मिल सकता था, पर ऐसा नहीं हुआ। फिर केविन ने WWE में फिर से वापसी करी थी, जहां पर वे एक वैम्पायर की गिमिक में आए थे जिसका नाम था केविन थॉर्न, जहां उन्होंने ECW के लिए परफॉर्म किया। नंबर 1 पे आते हैं बूगीमैन। बूगीमैन मार्टिन राइट को भी WWE ने अच्छा पुश दिया था और बूगीमैन का कैरेक्टर हॉरर स्लेशर आइकन फ्रेडी क्रूगर से इंस्पायर था और विंस मैकमैन भी बूगीमैन के आइडिया से इंप्रेस हुए थे, क्योंकि बहुत टाइम से WWE में कोई हॉरर बेस्ड कैरेक्टर नहीं आया था और इससे पहले आखिरी हॉरर कैरेक्टर अंडरटेकर की मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस के समय देखने को मिला था, जिसमें सारे ही कैरेक्टर हॉरर मूवीज वाले लगते थे, जहां पर अंडरटेकर शैतान के पुजारी थे और एज क्रिश्चियन गैंगरेल वैम्पायर जैसे दिखते थे और विजरा मेडिन और DOA भी इवल साइड वाले फॉलोअर्स लगते थे। खैर, बूगीमैन को क्रीपी दिखाने के लिए मार्टिन ने जिंदा वर्म्स को कहा था और अपने कैरेक्टर को टेरिफाइंग दिखाने के लिए मार्टिन ने हर भरसक कोशिश करी थी, जहां पर उनका अपीयरेंस टेरिफाइंग तो था पर उनकी रेसलिंग एबिलिटी लिमिटेड थी, जिसकी वजह से WWE उनसे परफॉर्मेंस वाइज इंप्रेस नहीं हो पाया था और उनका डेब्यू भी एज ए बूगीमैन कई महीनों तक डिले होता रहा, क्योंकि मार्टिन ने अपने दोनों नीज को हाइपर एक्सटेंड कर लिया था और उनका डेब्यू नवंबर के स्मैकडाउन में हुआ था और अपने शुरुआती फ्यूड्स में उन्होंने JBL बूकर टी जैसे रेसलर्स को हराया था, पर वे उनके कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग दिखाने का हिस्सा था और उसके बाद लगातार इंजरीज और अपने लिमिटेड रिंग वर्क की वजह से मार्टिन राइट को WWE ने रिलीज कर दिया, पर उन्होंने अपने इन सालों में अच्छी फैन फॉलोइंग बनाई थी, जिसकी वजह से WWE उन्हें अपीयर होने के लिए बुलाता रहा और वे WWE के स्पेशल इवेंट्स में अपीयर होते रहते हैं और करंटली वे लेजेंड्स कॉन्ट्रैक्ट में हैं।